लहजे की सख्ती मिल्कियत को छीन लेती है, जिरह इस हुस्न की मासूमियत को छीन लेती है, और वफाएं ही मोहब्बत की मुसलसल उम्र होती हैं। वफाएं ही मोहब्बत की मुसलसल उम्र होती हैं। फरेबी हो अदा तो असलियत को छीन लेती है। फरेबी हो अदा तो असलियत को छीन लेती है। तुझे करना है अगर मुझसे तो फिर तू कायदे से कर। क्या इश्क! तुझे करना है अगर मुझसे तो फिर तू कायदे से कर। तुझे करना हो अगर मुझसे तो फिर तू कायदे से कर। खलिश ये इश्क की रंगीनियत को छीन लेती है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर जी बोली का वो हास चुभे है अंतस में, बना बावरा सा फिरता हूँ गीतों में तुम पहचानो। आम लिखा है क्योंकि यारों खास चुभे हैं अंतस में। आम लिखा है क्योंकि यारों खास चुभे हैं अंतस में। और मेरा ब्रह्मचर्य भी तेरे यौवन पर बलिहारी है। इससे अच्छी लाइन मुझे लगता है इस अवस्था के लिए कुछ हो नहीं सकती कि मेरा ब्रह्मचर्य भी तेरे यौवन पर बलिहारी है। रति स्वरूपा तेरी खातिर घोर तपस्या जारी है। प्रीत चुनरिया कोरी है इसमें आ जाओ रंग भरो। मेहंदी का भी रंग चढ़ेगा मेरी जिम्मेदारी है। मेहंदी का भी रंग चढ़ेगा मेरी नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जौनपुर जीके दस्तक न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के शाहगंज मार्केट में, और हमारे बगल में जिन शख्स को देख रहे हैं ये कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं। हम आपको बता दें कि ये कवि हैं और साथ ही साथ ये पेशे से अध्यापक हैं और राजकीय विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देते हैं। कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है जो कि ये अपने कलम से ये मुशायरा और कविता लिखते हैं। चलिएगा हम साहब से मिलवाते हैं। सर जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी, जैसे कि आप ये कब से कविताएं लिखते हैं? कविता तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है कब से लिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कविता मैंने पहली बार कक्षा 9 में लिखी थी। जी जिस उम्र में लिखना तो मुझे ठीक से नहीं आता था, जी जी लेकिन चूंकि अंदर वो एक कीड़ा था जो निकल रहा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लिखना है। और असल शुरुआत ये कहिए कि मैं पहले जो है वाद विवाद प्रतियोगिताएं हमारे कॉलेज के ज़मानों में हुआ करती थी, तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स जिसको कहते थे, उन डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए, अपने उस डिबेट को तैयार करने के लिए मैं विशेष रूप से कविता लिखने की कोशिश करता था, और सुनियोजित ढंग से अपने द्वारा लिखी गई कविता को मैं कोशिश करके अपने डिबेट में, अपने वाद विवाद में शामिल करता था। और काफ़ी कोशिश करने के बाद काफ़ी एक अच्छा स्थान मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अपने प्रदेश में बना लिया था। तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है शुरुआत मेरी कविता की वहीं से हुई होगी। सर जी, कविता आप कौन से रस में लिखते हैं? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। कविता मैं श्रृंगार में लिखता हूँ, चूंकि समाज की जो समस्याएं हैं, कवि का काम होता है उनके ऊपर लिखना। और मेरे साथ एक बंदिश है कि मैं राजकीय कर्मी हूँ, तो बहुत से ऐसे विषय हैं जो चाहते हुए भी अछूते रह जाते हैं, जिन पर मैं अपनी कलम चलाने में संकोच करता हूँ। हालांकि एक कवि का यह धर्म नहीं है कि वो किसी चीज को लिखने में या किसी चीज की समीक्षा करने में संकोच करे, फिर भी एक राजकीय धर्म के नाते मैं थोड़ा सा संकोच करता हूँ राजनीति पर, और किसी भी धार्मिक मुद्दे पर, या यूं कहिए कि ऐसा कोई मुद्दा जो समाज में थोड़ी सी हिंसा फैलाता हो, या जिसको कहने पर थोड़ा सा किसी को खराब लग सकता हो, प्रभाव पड़ता हो समाज में। ऐसी चीजें, चूंकि हमारी राजकीय सेवा नियमावली में ऐसा होता है कि आपको इंगित किया जाता है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। और फिर भी मुझे जो जरूरी चीज लगती है उसको मैं लिखता भी हूँ।
और आपने जो पूछा है उसका सीधा-सीधा जवाब अगर दूँ तो मैं श्रृंगार में लिखता हूँ, मैं प्रेम की बात करता हूँ, मोहब्बत लिखता हूँ, इश्क लिखता हूँ, उसी को जीता हूँ और उसी को गाता हूँ। जी। इस वक्त जो समाज और कल्चर चल रहा है, युवाओं का दौर चल रहा है, कहीं न कहीं ये प्यार पे कविताएँ लिखते हैं, प्रेम प्रसंग पर कविताएँ लिखते हैं। तो आइएगा हम सर जी से एक श्रृंगार रस और प्यार रस की जो कविता है दर्शकों को सुनवाएंगे, हम भी सुनेंगे। जी, बिल्कुल जी। आपको सुनाता हूँ। जी। असल में मुझसे कई लोग जैसे आपने भी पूछा क्यों लिखते हैं श्रृंगार? जी, जी। मुझसे कई लोगों ने ऐसा पूछा। जी, जी। तो मुझे ये समझ में आता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बार एक 13 साल का 14 साल का बच्चा देखा। जी। उसके हाथ में एक बड़ा-सा मोबाइल था जी। और उस मोबाइल के पीछे 6-7 स्पीकर थे। बड़ा-सा मोबाइल और पीछे बहुत सारे स्पीकर्स और उस मोबाइल में रिंगटोन लगी हुई थी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्या बात है! तो मुझे ये लगा कि जिस उम्र में बच्चों के दूध के दाँत टूटने चाहिए, उस उम्र में दिल टूटने लग गए हैं। तो कविता अगर मैं दिल की लिखूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप देखिए इस ज़माने में प्रेम की ज़रूरत बहुत है। एक बहुत ही सीधी-सादी सी लड़की प्रिया प्रकाश वॉरियर जी। एक अपना एक 10-20 सेकंड का एक यूट्यूब पे और फ़ेसबुक पे एक वीडियो डाल देती है। और आप समझिए कि ये जो है जवान पीढ़ी प्रेम के लिए कितना ज़्यादा लालायित है कि वो वीडियो रातों-रात वायरल हो जाता है और वो स्टार हो जाती है। जी, जी। आप अभी रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग करते हुए आपकी गाड़ी के पीछे अगर कोई गाड़ी टकरा जाए जी। और आप केवल उतर के जब बाहर खड़े हों तो सामने वाला अपनी गलती को मान के और मुस्कुरा के खड़ा हो, तो आप वहीं पर निढाल हो जाते हैं। गलती को मान आपको लगता है कि अब इसके आगे क्या? जी, जी। तो प्रेम मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है और उससे हर काम संभव है। जी। इसलिए प्रेम पर लिखता हूँ। आपने जैसा कहा है कि प्रेम पे कुछ सुना दिया जाए। जी, जी। प्रेम मैं जिस तरीके का लिखता हूँ, जी। वो प्रेम मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें साहित्यिक भाषा का समावेश रहे और बात जो मैसेज हम देना चाहते हैं, वो मैसेज भी जनता तक पहुँचे। जी। तो बहुत ही सात्विक श्रृंगार लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आइए सुनाता हूँ आपको कि अधर मिले ना तो फिर ये मधुमास चुभे है अंतस में, अंतस यानी कि दिल। जी, जी। अधर मिले ना तो फिर ये मधुमास चुभे है अंतस में, मीठी मीठी बोली का वो हास चुभे है अंतस में, बना बावरा सा फिरता हूँ गीतों में तुम पहचानो, वाह! आम लिखा है क्योंकि यारों खास चुभे हैं अंतस में, आम लिखा है क्योंकि यारों खास चुभे हैं अंतस में, और मेरा ब्रह्मचर्य भी तेरे यौवन पर बलिहारी है। इससे अच्छी लाइन मुझे लगता है इस अवस्था के लिए कुछ हो नहीं सकती क्या कि बात! मेरा ब्रह्मचर्य भी तेरे यौवन पर बलिहारी है, रति स्वरूपा तेरी खातिर घोर तपस्या जारी है, प्रीत चुनरिया कोरी है इसमें आ जाओ रंग भरो, मेहंदी का भी रंग चढ़ेगा मेरी जिम्मेदारी है, मेहंदी का भी रंग चढ़ेगा मेरी जिम्मेदारी है। बस कुछ इस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो सर जी जैसे आप लोग जब मंच शेयर करते हैं, कहीं न कहीं अपने शब्दों को साथ-साथ एक दूसरों को खिंचाई करते हैं। ये सबसे ख़ास जो मुशायरे और कवि लोग होते हैं कवि सम्मेलनों में, हमने कई मुशायरे देखा कि ये शब्दों में कहीं न कहीं अगले को खींच ही लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई हास्य रस पे आप लिखते हो? असल में हास्य जैसे विधाएं जो हैं, मंचीय विधाएं और मंच पर परफॉर्मिंग आर्ट है वो एक। जी, जी। तो मंच साझा करते समय जैसे कि आप कहिए कि सब्जी बनाते समय हर चीज़ का अपना एक रोल होता है। हल्दी को उसी अनुपात में डालना होता है, मिर्च को उसी अनुपात में डालना होता है। तो अपने-अपने रस का और अपने-अपने सारी चीज़ों का एक अलग स्थान है और उसकी अहमियत अपनी-अपनी अलग है। हाँ, ये कह सकते हैं आपने जो कहा कि कवि जो लोग जो होते हैं वो टाँग खींचते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। असल में माँ शारदे की कृपा उनके पास होती है, उनके पास शब्दों का भंडार होता है।
तो वो अपनी बात को बहुत सहजता से या अपनी बात को बहुत व्यंग्यात्मकता से कहने में माहिर होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैंने लिखने की कभी कोशिश की। हालांकि जो लिखा भी गया वो इस तरीके का था, राजनीति पे ऐसा व्यंग्य था जिसको मैं प्रसारित नहीं करता हूँ या जिसको मैं कहीं पढ़ता नहीं हूँ, और उसको पढ़ना शायद मेरे लिए ठीक भी नहीं होता, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो कवि हैं उनको ईश्वर ने जो ताकत दी है उसका सदुपयोग होना जरूरी है। चूंकि शब्द हमारे संस्कृत परंपरा में कहा जाता है शब्द वही ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का स्वरूप होता है, और शब्द को सार्थक उपयोग किया जाना चाहिए, निरर्थक शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। मंची परंपरा में आजकल कुछ ये कहिए कि समस्याएं भी हैं, और जिन चर्चाओं से या जिन तथ्यों से लोग दूर रहना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ कभी कभी घटित हो जाता है, और मैं उसका पुरजोर विरोध भी करता हूँ। मैं जिस मंच पर होता हूँ वहां पर मैं कोशिश करता हूँ कि फुहड़ता ना हो, और कोई किसी दूसरे कवि की या किसी दूसरे रचनाकार की किसी रचना को चोरी करके ना पढ़ रहा हो। ऐसी जो घटनाएं हो रही है उनको दूर करने की कोशिश भी की जाती है। जो ये आप कह रहे हैं कि हास्य वाली बात, मैं इससे सरोकार इसलिए नहीं रखता हूँ कि मुझे लगता है कि जीवन का अंग जिस तरह से श्रृंगार है, उसी तरह से जीवन का अंग हास्य भी है, उसका समय समय पर उपयोग होना चाहिए। और चूंकि कविता की विधा मेरी गीत है, तो मैं ऐसा कभी कुछ लिखता नहीं हूँ, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। जी, जैसे कि सर जी अगला सवाल मेरा जो है, युवाओं जिस प्रकार से एक दूसरे से लव करते हैं, उनके लिए ये क्या कहते हैं, कोई गजल हो, गजल के सहारे युवाओं को दिलों पर टच करे। बिल्कुल, आपने जहाँ पर छेड़ दिया है, कुरेद दिया है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। असल में अभी मैंने कुछ दिनों पहले ऐसा लिखा, और आपने जब कहा गजल, तो गजल के मायने कुछ और होते हैं और गजल की भाषा कुछ और होती है। कविता हिंदी भाषा से थोड़ा सा हट के एक अलग मैसेज होता है उसमें। तो आपकी बात को पूरा करता हूँ, सीधे सीधे पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि तेरे लहजे की सख्ती मिल्कियत को छीन लेती है, तेरे लहजे की सख्ती मिल्कियत को छीन लेती है, जिरह इस हुस्न की मासूमियत को छीन लेती है। क्या बात। तेरे लहजे की सख्ती मिल्कियत को छीन लेती है, जिरह इस हुस्न की मासूमियत को छीन लेती है, और वफाएं ही मोहब्बत की मुसलसल उम्र होती हैं, वफाएं ही मोहब्बत की मुसलसल उम्र होती हैं, फरेबी हो अदा तो असलियत को छीन लेती है, फरेबी हो अदा तो असलियत को छीन लेती है। तुझे करना है अगर मुझसे तो फिर तू कायदे से कर, क्या इश्क, तुझे करना है अगर मुझसे तो फिर तू कायदे से कर, तुझे करना हो अगर मुझसे तो फिर तू कायदे से कर, खलिश ये इश्क की रंगीनियत को छीन लेती है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर जी ये जब मंच शेयर करते हैं, लोग साझा करते हैं, तो वहाँ जो एंकरिंग करता है तो कहते हैं तवज्जो चाहिए, तो बहुत ऐसे दर्शक हैं जो तवज्जो का अर्थ नहीं जानते हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। असल में कविता की वाचिक परंपरा जो है, उस पर मंच पर जो प्रस्तुत करता है या कवि है, शायर है, तवज्जो का मतलब ये है कि शब्द का मान, शब्द की इज्जत, या ये कहिए मैं जो भी आपके सामने सुना रहा हूं, मैंने अभी जो अब पीछे बात कही है कि शब्द ब्रह्म है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। तो मंच से या मंच के सामने बैठी जनता से कवि या शायर ये जरूर कहता है कि आपका ध्यान चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो सारी बातें वो इसीलिए कही जाती हैं कि वो बड़ी मेहनत से लिखे गए, रात रात भर जाग कर लिखे गए शब्द होते हैं, और सामने वाला अगर उनको बहुत हल्के में सुन ले या बहुत हल्के में ना समझ पाए तो कवि की मेहनत पे थोड़ा सा असर पड़ता है, इसलिए सारे लोग इस तरह की बात कहते हैं। जिक्र कर दिया कि कवि बहुत मेहनत से शब्द लाते हैं, वर्ड लाते हैं, तो मेरा सवाल भी यही रहेगा, जैसे जब कवि कोई कवि हो एक कविताएं लिखते हैं तो कितने दिन में और कितनी मेहनत से कविता को पूर्ण करता है? असल में आपने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि जिसका जवाब बहुत मुश्किल है। कविता का कोई तय समय नहीं होता, या मुझे ये लगता है कि अगर किसी आपको कोई विषय दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि 2 घंटे में कविता लिख के दीजिए, तो अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो या तो उसके ऊपर भगवती की इतनी बड़ी कृपा है कि वो सक्षम है
उस स्तर का लिखने में और उस स्तर से तैयार करने में। और नहीं तो लिखने को हर कवि 1 घंटे में आपको किसी भी विषय पर कविता लिख कर दे सकता है, लेकिन वो असल कविता नहीं है। कविता का मतलब ये है कि वो लाइन, वो भाव जो अचानक हृदय से निकला और आपके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई कि मुझे कागज और कलम मिल जाता, मैं इस पंक्ति को, इस लाइन को जल्दी से नोट कर लेता, क्योंकि अगर वो पंक्ति उस समय पर आपने मिस कर दी तो आपको अपने पूरे जीवन में वो पूरी लाइन दोबारा कभी याद नहीं आने वाली है। इसलिए ये कविता जो है ये ईश्वरीय वरदान है। पूरा होने में समय कितना लगता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ तो बड़ा अजीब हुआ है। 2013 में मैंने माँ शारदे पे एक वंदना लिखनी शुरू की, माँ सरस्वती के ऊपर मैंने एक वंदना लिखनी शुरू की। वो वंदना होना चाहिए सर जी। हाँ, वंदना बिल्कुल हो जाएगी। वो वंदना जयपुर की एक बहुत बड़ी कवित्री हैं, आदरणीय सुशीला सील जी। मुझे याद है बहुत अच्छे से 2013 में उन्होंने मेरी डायरी पे उस पे मार्क किया था कुछ, और तब से वो कविता अधूरी थी। और 2013 के बाद आप ये यकीन करें कि 2023 की फरवरी महीने में जब मैंने उस डायरी को खोला तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैंने आज तक जितनी मेहनत की वो सारा प्रतिफल इस वंदना तक रुका हुआ तो नहीं है। और मैंने उस वंदना को रीसाइज करना शुरू किया, फिर से लिखना शुरू किया, फिर से उसके जो है स्वर और सारी चीजों को सेट किया। और आप ये इस प्रश्न का उत्तर चाह रहे थे, अब आप समझ लीजिए कि कविता लिखने में कितना समय लग सकता है। कविता लिखने में 10 साल भी लग सकते हैं। तो 2013 में वो आधा अधूरा कविता रुका था, वंदना था माता जी का, और कब वो पूर्ण हुआ? ये 2023 फरवरी में। देखिएगा 10 साल लगते हैं वर्ड चुनने में। ये गौर की बात है। अगर एक वर्ड कोई कवि लिख रहा है तो उसको गौर पूर्वक ध्यान से सुनिएगा तो दिल को गदगद हो जाता है। कहीं न कहीं 1-2 मिनट 4 मिनट की कविताएं लिखने में 10 साल से ज़्यादा लगते हैं, ये राहुल राज सर जी ने बताया। और कहीं न कहीं ये राजकीय विद्यालय के टीचर भी हैं ये, और बालक को भी पढ़ाते हैं। हाँ, जो आपने कविता भी कहा कि जो 10 साल से रुकी हुई थी, वो माँ शारदे की वंदना थी। और मैं जैसे कि आप जब भी कोई कवि किसी बात को लिखता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं कुछ अलग लिखूं। और माँ शारदे पे इतना लिखा जा चुका है, माँ सरस्वती पे, कि उनका हर विशेषण, उनके बारे में हर एक चीज, छोटी बड़ी चीज, हिंदी में, संस्कृत में, तमाम भाषाओं में लिखी जा चुकी है। मेरे दिमाग में असल में उसको पूरा न कर पाने का कारण यही था। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो अब तक कम प्रयोग किया गया हो या बहुतायत में प्रयोग में ना आ पाया हो, ऐसा। हालांकि अब कितना कामयाब रहा ये तो ईश्वर तय करेगा। सर जी वो वंदना होना चाहिए। बिल्कुल, एक अंतरा मैं उस वंदना का आप सबके बीच में रखता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। हे सुवासिनी आइए, मन धाम अब कर जाइए। हे सुवासिनी आइए, मन धाम अब कर जाइए। पल्लवित हो देह में कुछ ज्ञान भी भर जाइए। छंद बनकर शारदे करता मैं तेरी आरती। शीश पर आशीष का अब हाथ भी धर जाइए। हे सुवासिनी आइए। जय हो, जय हो, क्या बात है। और जैसे कि सर जी ये तो आप कविता लिखते हैं, गाने वाने लिखने के दिमाग में आए कि नहीं? हाँ, आपका प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है और कोशिश तो मैंने की है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो हिंदी गाने हैं उनमें थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है। और एक सेकंड आपको टोकना चाहूंगा, जिस प्रकार भोजपुरी में अश्लील गाने परोसे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, उन राइटरों को, क्योंकि आप कवि हैं, कवि किसी भी विधा हो सकता है, गाने पे, गजल पे या कविता पे, तो उन कवियों को और उन राइटरों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। भोजपुरी में जो आप कह रहे हैं, जैसा कि अश्लीलता, फुहड़ता या द्विअर्थी संवाद जिसको आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता है और एक बड़ा दोष ये कह लीजिए सुनने वालों का है।
बनाने वाला वो बनाएगा जो सुनने वाला पसंद करेगा। तो अगर लोग ऐसा सुनना चाह रहे हैं, इसीलिए लोग ऐसा बनाने के लिए मजबूर हैं। जिस दिन लोग ऐसा सुनना बंद कर देंगे, लोग ऐसा सुनने का विरोध करने लग जाएंगे, ऐसे गाने बनने तुरंत बंद हो जाएंगे। बहुत पुराने समय में, आज के आप 10, 15, 20 साल पहले ही भोजपुरी का इतिहास उठा के देखिए, बहुत तमाम ऐसे जो है राइटर्स और सिंगर्स रहे, बहुत बेहतरीन गाने, बहुत जिनको हम, जो हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग है, सोहर है, और हमारे यहाँ जो शादी विवाह में पारंपरिक गीत हैं और लोक गीत हैं, बहुत मधुर थे और बहुत ही शब्दावली उनकी इतनी उत्कृष्ट होती थी। और चूंकि भोजपुरी भाषा संस्कृत से बहुत ज्यादा मेल खाती हुई भाषा, इसलिए वो तो बहुत सम्मानित भाषा थी, बहुत मीठी भाषा थी। पूर्वांचल के लोगों को ये कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे मीठी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि भोजपुरी में फुहड़ता का मिश्रण बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप अच्छे गाने बिना फुहड़ता के नहीं लिख सकते। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा अच्छी चीज़ों को फैलाने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ये कहूँ कि भोजपुरी में मैंने क्यों नहीं लिखा, तो इसका भी शायद यही कारण हो सकता है कि मैंने इसी कारण नहीं लिखा कि मैं उस स्तर तक पहुँच नहीं पाऊँगा और मैं उस स्तर पे लिख नहीं पाऊँगा। हाँ, मैंने भोजपुरी में लिखा है, और मैं मतलब लिखा नहीं है, मतलब लिखने का प्रयास है मेरा। और भोजपुरी में मैं अगर लिखूँगा कभी, तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो फुहड़ता, वो अश्लीलता, वो द्व्यर्थी संवाद मेरे गीतों में कम से कम ना हो। और हिंदी गानों की मैं अगर बात करूं, तो हिंदी में भी आपने कहा कि जनता ये गलत गानों को चूज करती है, गलत गानों को सुनती है, और आप भी के समाज से आते हैं। ये कुमार विश्वास जी, उन्होंने एक गजल लिखी जिसका नाम था कोई दीवाना कहता कोई पागल समझता है, और वो नहीं हिट हुए, वो भी तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए, विश्व में देखा गया, भारत की बात ही छोड़िए। नहीं, आप जैसे भोजपुरी में द्व्यर्थी संवाद है, वो अलग मसला है। और हमारे युग कवि आदरणीय डॉक्टर साहब ने हिंदी में गाने भी आज भी हिट हो रहे हैं, ट्रेंड में जा रहे हैं, तो भोजपुरी में क्यों अश्लील फैलाए जा रहे हैं जहाँ सेंसर बोर्ड नहीं है? हाँ, ये आपने अच्छी बात, अच्छा आपका ये मीन था। अब आप समझिए कि एक तरफ आप किसी भोजपुरी गाने को रखिए और एक तरफ आप कोई दीवाना कहता है को रखिए, बात दोनों में लगभग एक जैसी है। बात वही दिलों की है, कहने का तरीका अपना अपना है। मेरा कहने का तरीका अलग है, आदरणीय डॉक्टर साहब कुमार साहब का कहने का तरीका अलग है, और भोजपुरी का अपना कहने का तरीका अलग है। लेकिन ये बात अलग है कि तीनों का लक्ष्य एक ही है, और उसको भोजपुरी को भी उस तरह से कहा जा सकता था। ऐसा कहने वाले लोग शायद इस समय कम हैं, या ऐसा लोग कहना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत अच्छे से अच्छा गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सर जी, आप राजकीय विद्यालय में टीचर हैं और कहीं न कहीं संस्कृत के टीचर हैं, तो कोई ऐसी कविताएं संस्कृत में सुनाइए और उन भोजपुरी वालों को भी संदेश दीजिए जो अश्लीलता फैला रहे हैं। आपकी कविता संस्कृत में है, भारत की सबसे शुद्ध भाषा कोई है तो संस्कृत है। जी, मैं संस्कृत में तो मैंने कभी कुछ इस तरह का लिखा नहीं जो मतलब प्रकाशित किया जा सके या प्रचार जिसका किया जा सके। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने जो हिंदी में लिखा है वो संस्कृत से मिलता जुलता है, होना चाहिए। इतना संस्कृत निष्ठ है कि उसको आपको पहचान करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा कि संस्कृत है कि हिंदी है। उसका एक बंद आपके बीच में रखता हूँ और फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। भाग्य की रेखाओं का तुम राशिफल बनना, बन के तुम प्रारब्ध मुझको मिल ही जाना रागिनी, बन के तुम प्रारब्ध मुझको मिल ही जाना रागिनी। मैं उठूंगा या गिरूंगा ये बता, तुझ पे आश्रित ही मेरा प्रतिमान है। मिल सकी तुम तो बनूंगा प्रीत मैं, आज तक का बस यही अनुमान है। और नेह का हूँ व्याकरण और तुम भी हल बनना, सूत्र की उपदेशिका तुम, मैं बनूंगा पाणिनि, बन के तुम प्रारब्ध मुझको मिल ही जाना रागिनी।
जय हो, क्या बात है। तो जाते जाते मैं सर जी का एक यूट्यूब चैनल है, सर जी अपने मुखार बिंदु से कहेंगे तो बहुत अच्छा जी जी, मेरा यूट्यूब चैनल है राहुल राज मिश्रा ऑफिशियल चैनल। आप वहाँ पर जा कर के सारे गीतों का, सारी कविताओं का, शायरी का लुत्फ ले सकते हैं। आपका आशीर्वाद मुझे वहाँ मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लिंक मैं भैया के डिस्क्रिप्शन जी बॉक्स जी। में डलवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी के चैनल पर विजिट करिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए सर जी के। ऐसे सारे कविताएं और जो देश की परंपरा कविता है उसको देखने को मिलेगा। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।